तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 के तहत साधारण अपवाद, जिसमें हम लोगों ने पूर्व में साधारण अपवाद के संबंध में पढ़ा था। तो आज हमारा जो है प्राइवेट राइट टू प्राइवेट डिफेंस या फिर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के संबंध में हम चर्चा करेंगे। 96 में हमने देखा था, धारा 96 में, कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के तहत कोई भी बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। फिर हमने 97 में देखा था कि जो धारा 99 में अंतर्विष्ट निर्बंधों के अधीन, तो 99 में कुछ शर्तें बताई गई है या कुछ निर्बंधन दिए गए हैं, ठीक है। उन निर्बंधनों के अधीन रहते हुए हर व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान किया जाएगा, और उसमें करीबन आपकी 7 चीजें दी गई है। हाँ, तो उसको हम लोग देखेंगे आगे 99 में कि क्या वो अपवाद बताए गए हैं जिसके तहत आपको क्या है, कोई भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं प्रदान किया जा सकता। फिर हमने देखा था कि 97 में जो बताया गया कि शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमको भारतीय दंड संहिता की धारा 97 और 96 और 97 के तहत प्रदान की गई है। तो पहला उसमें बताया गया कि जब आपकी शरीर पर कोई प्रभाव डालने वाला कोई अपराध घटित होने की आशंका है, तब आपको ये प्रतिरक्षा, या अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रभाव डालने वाली कोई अपराध हो सकता है, तो मिल सकती है। फिर दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने कि संपत्ति के संबंध में है कि जब आपकी संपत्ति संबंधित कोई भी अपराध हो सकता है, जिसमें उस संपत्ति की चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार जैसे कोई भी अपराध जो आगे हम लोग जो अध्याय 17 में पढ़ेंगे, तो उसके प्रयत्न का या उसके होने की आपको आशंका नजर आ रही है, तो उस स्थिति में आपको अपनी संपत्ति के और अन्य व्यक्ति की संपत्ति के प्रतिरक्षा का अधिकार मिल जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा, इसके एक दो केस लॉ का हम थोड़ा सा देखते हैं। तो स्वयं की प्रतिरक्षा, जो यहाँ पे पहली बात जो दी गई है कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, तो इसमें बोला गया है पहले मानव शरीर। तो मानव शरीर में क्या बोला है, अपने शरीर की। तो हम पहली बात डिस्कस करते हैं अपने शरीर और किसी अन्य के व्यक्ति के शरीर की बातें। तो पहले हम देखते हैं अपने शरीर की प्रतिरक्षा के लिए क्या है। तो एक मामला था आपका राजेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का, 1976, ये इलाहाबाद लॉ जर्नल का केस था, मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट का। तो जो हाईकोर्ट में था, उन्होंने ये कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति को उसके शरीर के प्रति खतरे की युक्ति युक्त आशंका हो, ठीक है। युक्ति युक्त आशंका मीन्स कि आपको अब ऐसा लग जाए कि आपके प्राण में का अब खतरा आ गया है। जैसे कोई आपकी तरफ तेजी से दौड़ते हुए कुछ हथियार लेकर या किसी प्रकार का औजार लेकर या किसी भी प्रकार की चीजें, वस्तु लेकर दौड़ा, जिससे आपको लग रहा है, या चिल्लाते हुए दौड़ा कि मैं तुझे नहीं छूऊंगा, ऐसा दौड़ रहा है, तो आपको भय, आपको लग जाता है ना कि अब ये आएगा और मेरे को ये मार देगा या किसी भी प्रकार का हानि कारित करेगा, ठीक है। तो आपको क्या है, जब भी अपराध होने वाला है तो उसकी आपको युक्तियुक्त आशंका हो जानी चाहिए। और केवल जैसे आपको कोई धमकी, उसमें बोला कि केवल धमकी के कारण दिए गए कृत्य को निजी प्रतिरक्षा के प्रयोग में किया गया कृत्य नहीं माना जाएगा। केवल कोई आपको फोन में धमकी दे रहा है तो आप बोलोगे अच्छा हाँ ठीक, मैं आके तेरे को देखता हूँ, तो आप उसको जाके, ऐसे कोई आपको फोन में धमकी दिया, ठीक है, और आपको ये तो प्रतीत हो गया ना कि वो फोन में आपको बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसको यहाँ तक आने में समय लगेगा, तो युक्तियुक्त आशंका आपको नहीं है अभी करीबन उतने समय की, ठीक। तो यदि आपको कोई फोन में धमकी दिया और आप उसका प्रत्युत्तर देने के लिए उसको मारने चले गए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका वो जो अधिकार है प्रतिरक्षा का, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा और इसका आपको बचाव नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या बोला गया था, कल की क्लास में हमने देखा था कि कभी भी आक्रमणकारी जो स्वयं के द्वारा आक्रमणकारी होता है, इसको ये बचाव के तौर पे नहीं मिल सकता। अब कॉमन सी बात है, कोई आपको धमकी दिया है तो उस धमकी का मतलब ऐसा थोड़ी कि तुरंत आपको मार दिया, किसी भी कारण से वो धमकी दे सकता है। लेकिन इसमें भी आपको कई एक और केस लॉ देखते हैं हम लोग और आगे, कि जादू बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य का ये मामला था 1990 का। तो इस मामले में मृतक जो था उसको लोहे की रॉड लेकर अभियुक्त के घर के सामने खड़ा होकर उसे जान से मार डालने की धमकी दे रहा था, ठीक है। तो एक व्यक्ति था जो मतलब मृतक था, वो क्या करता है, लोहे की रॉड लेकर अभियुक्त के घर जाता है और उसके सामने खड़े होकर कहता है कि तुमको जो है जान से मारने की उसको धमकी देता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो अभियुक्त होता है वो घर से बाहर आता है और मृतक पर वह हमला करके उसे मार डालता है। कोई आपके घर के बाहर अगर आपके ऊपर चिल्ला रहा है और सामने कोई हथियार पकड़ा हुआ है
तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ी वहां घर के अंदर छुपे ही रहेंगे, आप उसका प्रत्युत्तर मतलब आप आएंगे बाहर। अब बाहर आते हैं और आपके साथ क्या है, उस व्यक्ति के ऊपर उसको मार डाला। तो यहाँ पे जो बात कही गई कि जो शुरुआत थी वो किसने किया था, उसने मृतक ने शुरू किया गया था। तो यहाँ पे जो अभियुक्त था उसको पूरा बचाव मिला है 97 का, कि उसने प्राइवेट प्रतिरक्षा में अपनी बात कही थी और उसको दोष मुक्त कर दिया गया हत्या के मामले से। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। फिर एक मामला था आपका नूर मियां बनाम कलकत्ता राज्य का। इस मामले में अभियुक्त पर अनेक व्यक्तियों द्वारा विभिन्न शस्त्रों से हमला किया जा रहा था। उस समय उसने एक हमलावर से हथियार छीनकर उस पर वार किया, जिससे उस हमलावर की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा के बचाव में कार्य कर रहा था, इसलिए उसे दोष मुक्त कर दिया जाए। यद्यपि जिस समय अभियुक्त ने वार किया था उस समय मृतक बिना हथियार के था। ठीक है, तो ये आपका था स्वयं के शरीर की प्रतिरक्षा किस कंडीशन में कर सकते हैं। फिर आगे जो आपकी बातें लिखी गई कि अन्य शरीर की अन्य के शरीर। ठीक है, तो अन्य के शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार आपको कब मिलता है? तो इसमें एक केस था आपका रेगिना बनाम रोज का। ये आपका मामला है 1884 का। तो इस मामले में अभियुक्त ने अपने पिता को गोली चलाकर मार डाला था, क्योंकि उसने समझा था कि उसके पिता उसकी माँ का गर्दन काट रहे हैं। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अभियुक्त को अपनी माता के जीवन की प्रतिरक्षा का पूर्ण अधिकार था, अतः उसे दोषमुक्त कर दिया गया। तो आपको ये चीजें समझ आई कि आपकी जब स्वयं की जो बात कही गई है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार आपको कब मिलेगा, कब प्रारंभ होगा। ठीक है, और जब अन्य के शरीर की थी, तो जो ये रेगिना बनाम रोज का केस है, इसमें क्या होता है कि एक जो पिता होता है वह मतलब एक व्यक्ति अपनी पत्नी को मारते हुए रहता है, उसको ऐसा आभास होता है कि उसकी अपनी पत्नी को मार रहा है। तो ये सारी चीजें देखता है उसका पुत्र। तो पुत्र उस समय क्या करता है, अपने पिता की ही हत्या कर देता है। तो यहाँ पे वो क्या किया, अपनी माँ को बचाने के लिए उसने अगर पिता को मारा था। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो कार्य था वो क्या है, आपका माता की जीवन की प्रतिरक्षा के लिए था, और ये उसका पूर्ण अधिकार था कि उसके जीवन की वो रक्षा करे। इसलिए उसको क्या है, इस अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया। फिर आगे जो बात कही कि दूसरा किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टी, आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या चोरी, लूट, रिष्टी, आपराधिक अत्याचार का प्रयत्न है। ठीक है, तो ये अपराध की बात कर रहा है जो किससे संबंधित है, आपके संपत्ति से। तो संपत्ति से संबंधित है, चाहे वो संपत्ति आपकी जंगम हो या आपकी स्थावर हो, अर्थात वो चाहे मूवेबल हो या नॉन मूवेबल हो, सॉरी इमूवेबल हो। ठीक है, तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो दोनों पर ये चीजें लागू होगी कि आपको दोनों प्रकार की संपत्ति की अभिरक्षा करने का आपको अधिकार है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मूवेबल के तौर पर जैसे आपकी जो कार है उसकी अभिरक्षा करने का आपको अधिकार है, उसी तरह जैसे आपके घर का आपका घर है तो उसकी भी अभिरक्षा करने का आपका ये अधिकार इससे प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें एक मामला था आपका हरेंद्र मंडल बनाम बिहार राज्य के मामले में। दो अभियुक्त अपीलार्थी ने धान की कटाई के विवाद को लेकर दो व्यक्तियों पर हमला किया। इस आहत पर अभियुक्तों द्वारा कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से किए गए प्रहार के कारण एक के सिर में गंभीर चोट लगी और दूसरे को लाठी की मार के कारण दाहिने हाथ पर गहरा घाव हो गया। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तों को भी कुछ चोटें पहुंचाई थी जब वे स्वयं को भाले और लाठी की मार से बचाने का प्रयास कर रहे थे। उक्त परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय ने अपराधियों का प्रतिरक्षा का बचाव मान्य करते हुए उसे दोषमुक्त कर दिया। ठीक है, अब दो ये लड़ाई किस बात की थी, आपकी धान की कटाई को लेकर थी। तो दो व्यक्ति धान की कटाई कर रहे थे, तो जब उनके ऊपर हमला किया गया तो उन्होंने क्या अपनी जान और अपने जो भी खेत की बचाई के लिए जो किए, तो उसके अपने संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया था, इसलिए उनको दोषमुक्त कर दिया गया। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है अब इसमें कि जो यहाँ पे प्रतिरक्षा शब्द दिया गया है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के लिए, तो इसकी सीमा कहाँ तक होगी, तो कि कहाँ पे आप देखिए आपको प्रतिरक्षा का अधिकार मिला है, परिस्थितियां ऐसा है कि आपके ऊपर हमला हुआ, तो वह हमले की परिस्थितियों को देखते हुए या जो खतरा है उसके स्तर को देखते हुए ही आप उसके ऊपर पलटवार कर सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति आपको छड़ी से मार रहा है तो आप वहां पे छड़ी तक का प्रयोग कर सकते हो। यदि कोई आपको हाथ से मारा तो आप हाथ का प्रयोग करो। कोई आपको डंडे से मार रहा है, ठीक है, तो आप उसको चाकू से नहीं मारोगे। यदि कोई चाकू से मार रहा है तब आप शायद उसको चाकू और पिस्टल दोनों से मार सकते हो।
तो वह सामने वाले की परिस्थिति के अनुसार है कि वो किस प्रकार का हथियार का प्रयोग कर रहा है और उससे आपको कितना नुकसान हो सकता है। जैसे आपको सामने से दिखे कि कोई चाकू लेके दौड़ा रहा है आपको, बड़ा सा, छोटा वाला वो सब्जी काटने वाला नहीं, वो बड़ा वाला चाकू की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो चाकू लेके दौड़ा रहा है, तो उस चाकू में क्या, उस चाकू को देख के या जो हथियार को देख के आपको लग गया कि ये अगर पड़ा एक भी बार आपके शरीर पे, तो या तो आपका कोई भी अंग भंग हो जाएगा या तो आपकी जान चली जाएगी। तो उस आशंका में अगर आप कहीं वहीं पर पड़ा कोई अन्य औजार के तौर पे कोई दूसरा चाकू उठा लेते हो या किसी प्रकार का किसी प्रकार का औजार उठा लेते हो, लोहे का सब्बल जो होता है, रॉड जो होता है, ठीक है, और उससे आप हमला करते हो तो ये युक्तियुक्त होगा करीबन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल एक छड़ी लेकर आ रहा है और आप उसके ऊपर चाकू से हमला करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो प्रतिरक्षा का जो अधिकार है उसका क्या होगा, अतिलंघन हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिलंघन के बारे में एक केस का है, देव नारायण वर्सेस राज्य में। इसके बाद में अभियुक्त के पिता को मृतक ने लाठी से मारा, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पिता को सर पर साधारण सी चोट पहुंची। ठीक है, इस पर उसने जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त ने अपने पिता की संरक्षा के लिए मृतक पर बल्लम से वार कर दिया, जिससे वह मर गया। तो उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त ने प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिलंघन किया था और उसका जो कार्य था वह अपराध की श्रेणी में आएगा और उसे 304 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ आई होगी कि जब भी कोई व्यक्ति आपके ऊपर हमला किया, ठीक है, तो उसने देखिए यहाँ पे क्या है कि उसके पिता पर उसने एक साधारण सी चोट पहुंचाई थी, बल्कि उसने लकड़ी का प्रयोग किया था, लाठी का प्रयोग किया था, लेकिन जो चोट थी वो क्या थी, किस जो उसकी प्रकृति थी वो थी साधारण, जिससे उसको चोट, तो जैसे आपको समझ आ जाता है ना कि कोई कितने जोर से मार रहा है कि क्या हो सकता है, तो वो चोट उसकी सामान्य थी। तो उसके उसमें क्या है कि जो दूसरा व्यक्ति था, जो उसका बेटा था, उसने क्या बल्लम से वार किया। तो बल्लम क्या होता है, उससे जो वजनदार जो होता है, ठीक है, उसको, या फिर वो लोहे का एक प्रकार का जो जिसमें क्या बोलते हैं वो आपका घर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसके वार से क्या जो उसके पिता पे हमला किया था उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तो यहाँ पे उसने जो कहा कि मैंने अपने पिता की जान बचाने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया, तो कोर्ट ने कहा कि आपने यहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अतिलंघन किया। उसने प्रयोग तो किया, लेकिन क्या है कि उसने जितनी चोटकारी की थी उससे एवरेज में ज्यादा आपने किया, तो क्या होगा, ये आपका अतिलंघन कहलाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसमें एक और एक महत्वपूर्ण केस है, लिख लीजिएगा, आर बनाम व्हाइट का, आर वर्सेस व्हाइट का, ये 1987 का केस है। इसमें इंग्लिश कोर्ट ऑफ अपील के न्यायालय ने प्रतिरक्षा के अधिकार के अतिलंघन के विषय में यह अभिमत प्रकट किया कि यद्यपि प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में युक्तियुक्त बचाव क्या होगा, यह हमले की प्रकृति एवं स्वरूप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमेशा आपको ये याद रखना कि प्रतिरक्षा किस आधार पर मिल सकता है कि जो भी हमला है या जिस भी प्रकार के आपके ऊपर जो हमला या प्रहार हो रहा है, तो उसकी प्रकृति कैसी है, वो साधारण है, वो गंभीर है, फिर उसका स्वरूप कैसा है, अर्थात वो किस चीज से किया जा रहा है। ठीक है, इन दोनों के आधार पर ही आपकी जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है उसकी सीमाओं का निर्धारण होगा। ठीक है, तो फिर अब हम आगे देखते हैं, क्लियर है यहाँ तक की चीजें। फिर हम देखते हैं 99, जो बताता है ऐसी व्यक्ति के कार्यों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। तो आपने पूर्व में पढ़ा था 84 में, 84 सेक्शन 84 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, विकृत चित्त अपरिपक्व या जिनकी जड़ बुद्धि जो व्यक्ति है, जड़ बुद्धि जो व्यक्ति है उनके लिए जो कार्य किए, मतलब उनकी सम्मत है ना, तो उनके अधीन जो अपवाद के रूप जो आप जो उनके लिए किया जाएगा तो अपवाद स्वरूप था। ठीक है, कि आप उनके लिए कोई कार्य करेंगे तो क्या होगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, है ना। तो उसी में ये बात है 98 में कि जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा कि ये पहली बात तो 98 किस संबंध में बता रहा है, ऐसे व्यक्ति के कार्यों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त हो। तो हम लोगों ने विकृत चित्त के संबंध में जाना था कि विकृत चित्त का जो व्यक्ति है उसकी कंडीशन क्या होती है कि वह किसी भी चीजों की जो प्रकृति होती है या परिस्थिति होती है उसको नहीं जानता है,
वह कार्य विधि विरुद्ध है या विधि के प्रतिकूल है, इस चीज को समझने में वो असमर्थ होता है, ठीक है, उसके कई कारण हो सकते हैं, है ना। तो उन व्यक्तियों के लिए क्या है कि अब वो व्यक्ति तो उन परिस्थिति को समझ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए जो उनके लिए भी तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है, उसका प्रयोग क्या कर सकता है, कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के कार्य के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि जबकि कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसे कार्य के बारे में बता रहा है कि वह कार्य अगर होता तो क्या होता, वो एक अपराध के रूप में होता। तो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालपन, समझ की परिपक्वता का अभाव, चित्त विकृति या मत्तता के कारण, तो यहाँ पे ठीक है, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण। तो यहाँ पे चार बातें बताई गई है कि किसी अन्य व्यक्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको कब होगा, जो विकृत चित्त हो, और उसकी स्थिति कैसी हो कि पहले तो वो बालपन हो अर्थात वो बालक हो, ठीक है, या फिर बालक इंसान था तो मस्तिष्क से बालपन का हो, ठीक है, कि उसकी उम्र तो हो गई है 40 साल की, लेकिन अभी भी उसकी बुद्धि जो है वो 2 से 4 साल के बच्चे के समान ही है, ठीक है। दूसरा कि उसकी समझ की उसमें की परिपक्वता का उसमें अभाव हो, ठीक है, किसी भी जो चीजें चल रही है उसकी परिपक्वता, उसकी चीजों को समझ न सके, इतना परिपक्व ना हो। फिर वह चित्त विकृत हो अर्थात उसका जो मस्तिष्क है वो विकृत चित्त का हो, ठीक है, या वो ऐसा जो कार्य है वो मत्तता के कारण हो, वो किसी भी प्रकार की मत्तता हो सकती है, स्वैच्छिक मत्तता भी हो सकती है, मत्तता भी हो सकती है, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण हो। तो ये भ्रम वाली चीजों को हम आगे देखेंगे, ठीक है, कि किसी भ्रम के कारण कि वह व्यक्ति कुछ जैसे वो सोया हुआ है तो वो एक भ्रम के तौर पे जीता है, मान के चलिए जब व्यक्ति सोता है तो एक भ्रम में होता है, ठीक है, तो वह अपराध नहीं है जब तक हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता जो वह उस कार्य के वैसे अपराध होने की दिशा में रखता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो जो विकृत चित्त व्यक्ति होगा, यदि उसके साथ कोई कार्य हो रहा है तो वह कोई सामान्य व्यक्ति जिस प्रकार एक प्राइवेट प्रतिरक्षा का उसको अधिकार होता, उसी प्रकार एक विकृत चित्त व्यक्ति को भी होगा। तो उस अधिकार का प्रयोग कौन करेगा, कोई अन्य व्यक्ति करेगा, ठीक है। तो इसका हम एक बार दृष्टांत पढ़ते तो आपको चीजें समझ आने लगेगी कि ये क बताता है, यह पागलपन के असर में क को जान से मारने का प्रयत्न करता है, यह किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु क को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो यह के स्वस्थ स्थित होने की दशा में रखता। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यह एक पागलपन के असर में एक पागल व्यक्ति है, मान के चलिए यह, ठीक है, या उसको ऐसे पागलपन का दौरा पड़ा है, तो वो क्या है, जान से मारने के लिए क को दौड़ रहा है या उसका प्रयत्न कर रहा है, या किसी अपराध। और इसमें क्या है कि जो यह है, तो यहाँ पे यह है वो किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु ठीक है, क्योंकि वह पागलपन की अवस्था में है, तो पागलपन या विकृत चित्त की अवस्था में यदि आप कोई कार्य करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपको 84 का बचाव मिल जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को वो मार रहा है, ठीक है, तो उसके पास प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार होगा कि जो यह अगर स्वस्तित होता तो उस दशा में। आप अगर इसको नहीं समझोगे तो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कि एक पागल व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की ओर मारने के लिए दौड़ रहा है, तो सामान्य व्यक्ति के पास तो जो पागल व्यक्ति है उसका कार्य तो क्या होगा, दोषपूर्ण होगा, कि उसने कोई अपराध नहीं कारित करा, क्योंकि उसकी जो परिपक्वता है या उसकी जो समझ है वो पूरी तरह वहां पे काम नहीं कर रही है, ठीक है, मस्तिष्क की जो कमजोरी की वजह से या विकार की वजह से। लेकिन जिस व्यक्ति की तरफ वो दौड़ रहा है या जिस व्यक्ति पर यह आशंका उत्पन्न हो रही है, उसके पास उस पागल व्यक्ति के लिए भी वही प्रतिरक्षा होगी, जो चाहे वो सामान्य है चाहे वो पागल होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, रात्रि में एक ऐसे ग्रह में प्रवेश करता है जिसके प्रवेश के लिए वह वैध रूप से हकदार है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात को समझिएगा कि एक व्यक्ति है जो उसका खुद का घर है या वहां का वो टेनेंट हो सकता है अर्थात तो वहां का किराएदार हो सकता है, तो उसको वहां पे एक हक है जिस भी हिसाब से कि वह क्या है, वहां पे आराम से आसानी से कभी भी रात्रि को सुबह शाम जब भी आना जाना कर सकता है। तो यह सद्भाव पूरा क को ग्रह भेदक समझकर क पर आक्रमण करता है। तो यहाँ पर जो यह है जो घर के अंदर है वो क्या समझता है, क को एक ग्रह भेदक सोचता है कि घर में घुसने वाला या ठीक है, घर में घुसने वाला समझकर क्या करता है, क पर आक्रमण करता है। तो यहाँ पर यह इस भ्रम के अधीन है, ठीक है। तो यह क्या है, यह को यह भ्रम हो जा है कि
का जो है वो क्या है, एक ग्रह भेदक है या एक चोर है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं जानता, इस आवाज हिसाब से वह सद्भाव पूर्वक उसको ग्रह भेदक समझकर उस पर आक्रमण करता है कि कैसे घुसा है या चोरी करने की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ यह इस भ्रम के अधीन क पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता है, क्योंकि वह क्या है, एक भ्रम की स्थिति में था। किंतु जो क है वहां यह के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता जो वह तब रखता जब यह उस भ्रम के अधीन कार्य ना करता। ठीक है, तो वह क्या व्यक्ति वो वैध रूप से आने के लिए अंदर है, लेकिन अगर उस पर भी उस समय भी उस पर हमला हो और जो व्यक्ति अगर भ्रम के अधीन आकर हमला कर रहा है, ठीक है, तो वो भ्रम की स्थिति में होने की वजह से क्या है, उसका वो दोषी तो नहीं होगा, लेकिन जिस व्यक्ति पर वो हमला कर रहा है वह अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग यहाँ पे आसानी से कर सकता है। चाहे वो व्यक्ति जो उस पर हमला कर रहा है वो भ्रम में करे, चाहे जानबूझकर करे, क्योंकि उसकी जान को खतरा है, वो भ्रम में अगर उसको मार देगा तो कहाँ जाएगा वो। ठीक है, इस वजह से। क्लियर है? अब आगे इसमें केस का नाम, केस देखते हैं, पांडुरंगा वर्सेस सम्राट। ठीक है, इस मामले में क्या है कि भ्रम के परिणाम स्वरूप कारित कृत्य के विरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग का ये उदाहरण है आपका। ठीक है, तो इस मामले में क्या होता है कि एक पेड़ जिस पर वास्तव में अभियुक्त का स्वामित्व था, ठीक है, एक व्यक्ति था जो उसका स्वामित्व रखता था और उसके किराएदार ने समझा कि वह उसका स्वयं का है। ठीक है, तो अभियुक्त ने जो उस पेड़ को काट डाला और वह उसकी लकड़ी ले जाने लगा। तो किराएदार ने इस भ्रम में कि वह पेड़ उसका स्वयं का है, अभियुक्त को लकड़ी ले जाने से रोका। इस पर दोनों में विवाद हो गया और अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में किराएदार पर वार किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस वाद में भ्रम में कार्य करने वाले किराएदार का कृत्य दंड संहिता के अंतर्गत चोरी का अपराध था। अतः इस कृत्य के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जाना न्यायोचित था। ठीक है, तो इसको समझ सकते हैं कि किसी प्रकार की जैसे अक्षमता या असमर्थता के आधार पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला अपराध कृत्य अपराध नहीं है, फिर भी उस कृत्य के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसका देखिए जो ये 98 है, इसको रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है पता है, कि देखिए जो समाज में जो जैसे जो जिनको मानसिक विकार है, जो मंद बुद्धि है या विकृत चित्त है, तो उनको आप देखे होंगे कि आप लोग क्या है, जब कभी समाज में जैसे कहीं किसी गली मोहल्ले में सड़क पे देखेंगे तो कुछ भी ऐसी हरकतें करते रहते जो एक सामान्य नहीं होती, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, ठीक नहीं होती उनकी। तो अब उनको ये है कि उनकी जो स्थिति ठीक नहीं, इस वजह से क्या है कि वो कुछ भी करते रहे और जो एक अपराध की श्रेणी में है, तो जो अन्य व्यक्ति है तो उसको सहेगा नहीं ना, उसका वो जवाब देगा या अपना बचाव तो करेगा। इसलिए इसको रखा गया कि यदि कोई मंद बुद्धि भी चाहे कोई विपरीत चित्त व्यक्ति भी ऐसा कार्य कर रहा है तो उसके कार्य जो वो जो कार्य कर रहा है उसके लिए भी आपको वही प्राइवेट प्रतिरक्षा मिलेगी जो एक सामान्य व्यक्ति कर रहा होता। क्लियर है? अब देखते हैं हम 99। तो जो आपका 99 है तो वो क्या है, आपका एक अपवाद है कि जहां पे ये जो 99 जहां लागू हो जाएगा, अर्थात आपको ये याद रखना है कि 99 के तहत उन बातों को बताया गया है जिसके तहत आपका कोई भी जो कार्य है जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि अब आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब नहीं हो सकता है, कि जैसे आपके समक्ष कोई पुलिस वाला हो, ठीक है, आप रोड में है, रोड के पास ही में पुलिस वाला है, तो कहा वहां पे आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वहां पे क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए क्या है, अन्य व्यक्ति जो है जो विधि द्वारा आबद्ध है, ठीक है, उसका कार्य है कि इन सारी चीजों को मेंटेन करें, है ना। तो इसी को समझने का प्रयास करते हैं कि कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, तो कोई अधिकार की बात नहीं करता। तो यदि कोई कार्य जिससे से मृत्यु या घोर उपपत्ति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती है, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत ना भी। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि उस कार्य के बारे में बता रहा है जिसमें क्या है, मृत्यु या घोर उपपत्ति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती है। तो आपको जो कार्य है
उस कार्य में क्या है, आपको ना मृत्यु का डर है, ना आपको घोर उपपत्ति होने की आशंका है। और जो उसको कर रहे हैं वो सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है। अब उस कार्य को कौन कर रहा है, एक लोक सेवक कर रहा है। ठीक है, अब लोक सेवक क्यों कर रहा है, कि उसको पता है कि वह अपना, कोई भी लोक सेवक है, जैसे एक पुलिस है, पुलिस ऑफिसर है, तो उसको पता है ना कि वो पुलिस की वर्दी पहना हुआ है, कि उसका जो कार्य है, उसका जो दायित्व वो क्या है, किसी भी चीज, जैसे कोई व्यक्ति, कोई पुलिस वाला है, किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर रहा है या किसी चोर का पीछा कर रहा है और उसको उसको मारने के उद्देश्य से या उसको रोकने के उद्देश्य से उसको मारा, तो यहाँ पे वो उसको पलट के नहीं मार सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो जो व्यक्ति है वो लोक सेवक है और वो अपने सद्भाव पूर्वक, उसको विश्वास होते हुए अपने पदाभास का यूज कर रहा है, जो उसको विधि द्वारा प्रदत्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लोक सेवक के कार्यों के संबंध में है कि अगर लोक सेवक कोई कार्य कर रहा है जिससे आपको मृत्यु या घोर उपपत्ति की आशंका नहीं, यहाँ पे ये भी याद रखना है कि आपकी मृत्यु या घोर उपपत्ति की आशंका नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। ठीक है, तो लोक सेवक के द्वारा यदि कोई मृत्यु या घोर उपपत्ति की आशंका जो युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती है और लोक सेवक द्वारा ये कार्य को किया जाता है, तो वहां पे आप क्या, अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। बल्कि ही जो लोक सेवक के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो पूरी तरह सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। ठीक है, कि विधि द्वारा पूरी तरह न्यायानुमत ना भी हो, लेकिन अगर उनके द्वारा कोई कार्य को किया जा रहा है जो सद्भाव पूर्वक है, इस शब्द को भूलिएगा मत, तो क्या होगा, आपका वहां पे आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसमें एक उदाहरण समझते हैं। यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को सद्भाव पूर्वक गिरफ्तार कर लेता है तो इसके विरुद्ध गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, भले ही उस पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी का प्राधिकार ना हो। परंतु यदि पुलिस अधिकार पूर्णता अपने अधिकारिता के बाहर कार्य करता है तो उस कार्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का बचाव प्राप्त होगा। ठीक है, कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे आप ऐसा समझिए कि जैसे आप रोड में जा रहे हैं, आपको पुलिस वाले ने रोका, ठीक है, और आपको चालानी कार्यवाही आपके ऊपर कर रहा है, आपकी गाड़ी जब्त कर लिया। ठीक है, तो आप उसमें क्या बोलते, पुलिस वाले से लड़ना शुरू नहीं कर देंगे प्राइवेट प्रतिरक्षा की, मेरी संपत्ति का तो आपको जबरदस्ती ले रहे हैं, क्योंकि आपकी कोई ना कोई गलती है जिसकी वजह से आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और मान लो गलती नहीं भी, आपके पास सारी चीजें हैं और वह व्यक्ति आपको गिरफ्तार कर रहा है, तो वह अपने जो आपका जो उनकी पोजीशन है उसके पदाभास में होते हुए सद्भाव पूर्वक उस कार्य को कर रहा है। तो उस कार्य को करते समय जो गिरफ्तारी का प्रोसेस है या जो जब्ती का प्रोसेस है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, अपने प्राइवेट प्रतिरक्षक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और यदि आपने अगर ऐसा कार्य को किया तो वो पूरी तरह से एक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। फिर ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी दूसरी बातों को समझते हैं कि यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपपत्ति की आशंका युक्ति रूप से कारित नहीं होती है, ठीक है, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निर्देश विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर जो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका सारी लाइनें सेम है, सिर्फ आपकी जो आखिरी लाइन है वह कार्य जो विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत ना हो लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे वो लिखा है चाहे वह निर्देश विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे लोक सेवक के द्वारा किया गया कार्य के बारे में बता रहा है और यहाँ पे लोक सेवक के द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में बता रहा है। तो लोक सेवक के निर्देश से कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब तीसरी बातों को समझ गए होंगे यहाँ, ये चीजों को आप यहाँ पे बताया उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, आपके उन दशाओं के बारे में जिनमें क्या है कि आपके पास इतना समय है, ठीक है, कि संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारी की, अर्थात आपके पास जो भी कि पुलिस वालों की आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं या जो भी अन्य प्राधिकारी हैं जो भी उससे संबंधित हैं उनकी आप क्या है सहायता ले सकते हैं। तो आप उनकी सहायता लेंगे ही लेंगे, ये कंडीशन अनिवार्य है कि अगर आपके पास इतना वक्त है कि आप किसी के से प्राइवेट प्रतिरक्षा ले सकते हैं अधिकारी से,
तो आप मतलब उनसे सहायता ले सकते, तो आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर के पास एक पुलिस वाला खड़ा है और आपको कोई हमला करने वाला है, तो आप उसको नहीं मारेंगे, आप पुलिस वाले को बुलाएंगे क्योंकि आपके वो नजदीक है। लेकिन आप ऐसा समझिए कि आपके घर पे कोई हमला करने आया है और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उस पर, तो उसके लिए पुलिस को बुलाएं। ठीक है, जैसे आपके घर के बाहर कोई हल्ला कर रहा है, आपको मारने की धमकी दे रहा है और वो हथियार लेकर खड़ा है, और आप इस कंडीशन में क्या है कि आपने फोन किया पुलिस वाले को और वो नहीं आ पाए, मतलब वो आपने करना काम कर दिया, तो आपने अपना लेने की बात वो जो थी कि जो उनकी सहायता की बात वो कर दी। अब पुलिस वाले को आने में देरी है, उतने में क्या हुआ कि जो हमलावर है वो आपके घर घुसने के लिए आपका घर का दरवाजा तोड़ दिए और वो घुसने के आतुर हो गए। और उस जब उस आतुरता में जो घुस चुके हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, यदि आप खड़े होकर देखते रहेंगे कि पुलिस वाले आके मुझे बचाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, आपका नुकसान हो जाएगा। तो इस आधार पे आप वहां पे अगर वो घुस गए हैं और आपके पास ऐसा, आपने कोशिश की सहायता के लिए और आपको सहायता अगर वक्त पे नहीं पहुंच पाई, तो आपको वहां पे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस वाले आ चुके हैं, आपको प्रतीत हो चुका है कि वो आ रहे हैं या दिख गया, आपको ऐसी आशंका होगी कि वो इतने समय में आ ही जाएंगे, और उस कंडीशन में अगर आप अपना अधिकारों का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होगा, आपका एक प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा या ये बचाव आपको नहीं मिल पाएगा। फिर आगे देखते हैं कि इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार किसी भी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अफानी से अधिक अफानी करने पर नहीं होगा जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। तो यह आपका जो बचाव के बारे में बताता है कि आप कितनी अपना जो आपका जो अधिकार है उसकी सीमा का निर्धारण करता है यह। ठीक है, ये जो बंद है, इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार, अर्थात किस अधिकार के प्रयोग का विस्तार, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के तहत आपको प्रदान की गई किसी भी दशा में, ठीक है, किसी भी स्थिति परिस्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन उन परिस्थितियों में रहते हुए, ठीक है, आप उतनी ही अपहानि कर सकते हैं जितनी आपको होने की आशंका है या हो सकती है। ठीक है, यदि आप उस अपहानि से ज्यादा का प्रयोग करते हैं, अर्थात कि कोई व्यक्ति आपको हाथ से मारने के लिए आ रहा है, मुक्का दिखा रहा है, तो आप उसको लाठी से मारोगे। तो यहाँ क्या है कि आपको जो हाथ, जो साधारण हाथ से जो चोट कारित होती है उसकी हानि कम थी, लेकिन आप किसी को लठ से अगर मारोगे या डंडे से मारोगे तो उसकी हानि ज्यादा होगी। तो उतनी हानि से अधिक हानि करने पर नहीं, जितनी की प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। तो जितना आपको बचाव की आवश्यकता है आप उतना ही करेंगे। अब जैसे आपको कोई एक थप्पड़ मार दिया, तो उसके बचाव में आप ऐसा नहीं उसको लात घूसे से निपटा दिए, ठीक है, तो उसको उसी हिसाब से करने की बात है। ठीक है, तो इसमें एक मामला था, इसको आप सुनिएगा कि अमजद खान बनाम राज्य, मध्य प्रदेश राज्य का मामला था ये आपका 1952 का, बहुत पुराना मामला था। तो जबलपुर जिले के कटनी शहर के गोल बाजार में सिंधी रहवासियों तथा स्थानीय मुसलमानों के बीच जातीय दंगा भड़क था। ठीक है, एक दंगा हुआ किसके बीच, सिंधी जो वहां के रहवासी थे और स्थानीय जो मुसलमान थे उन दोनों के बीच। जो अभियुक्त था उसके भाई, इसमें क्या हुआ कि जो अभियुक्त थे उनके भाइयों की दुकानों को तोड़ दिया गया और उनके तो दुकान तोड़ दिए गए, दुकान के पास ही उनका घर था। जो दंगा करने वाले लोग थे, जो भीड़ थी, वो क्या है उसके भाई की दुकान को में घुसकर उसे लूट लेते हैं और उसके बाद वो अभियुक्त के दुकान में घुसने के लिए लाठी से उसके दरवाजे को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने मकान जो कि दुकान के पास ही था से भीड़ पर गोली चला दी। ठीक है, कि उसने अपनी दुकान बंद करके क्या वो अपने घर में आ गया था, और जब उसके घर एक उसके भाई की दुकान लूट चुकी थी और उसके दुकान में घुस रहे थे, तो अपने मकान से क्या करता है, जो लोग वहां पे ताला तोड़ते रहते हैं उन पर क्या करता है, गोली चला देता है। और जिससे गोली चलाने से क्या होता है कि एक व्यक्ति उससे मारा जाता है और उससे 2-3 लोग और घायल हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो वो कहता है कि भैया ये मामला ऐसा है कि मैंने अपने बचाव में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत किया था। तो जो विचारण न्यायालय होता है, अर्थात जो सत्र न्यायालय होता है, ठीक है, जिला स्तर का, तो वो क्या करता है, उसको दोषी सिद्ध करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, आगे हाईकोर्ट में अपील करता है। उस समय जो हाईकोर्ट था वो नागपुर में था, तो नागपुर हाईकोर्ट जो क्या करता है, उसको
उस सजा को बरकरार रखते उसको दोषी ही मानता है, तो फिर उसकी मामले की अपील कहाँ होती है? ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में एक डिसीजन देता है कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के बचाव को मान्य करते हुए उसे दोष मुक्त कर देता है। ठीक है, और कहता है कि उसके पास इतना समय नहीं था कि वह किसी लोक प्राधिकारी की सहायता की प्रतीक्षा कर सके। ठीक है, कि जो स्थिति चल रही थी उससे, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि देखिए उसके भाई की दुकान लूट चुकी थी और उसकी जो दुकान थी उस पर वो पूरी तरह से आक्रमण हो चुका था और वो कभी भी टूट सकता था। तो यहाँ पे अगर वो पुलिस का इंतजार करता तो उतने देर में क्या थी, उसकी दुकान लूट जाती। तो उसका जो कार्य था अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, तो वह पूरी तरह युक्तियुक्त था और यह बचाव मान्य है, इसलिए उसको क्या किया जाता है? दोष मुक्त किया जाता है। ठीक है, और तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आप एक और, एक इंग्लिश मामला था रेक्स वर्सेस हॉलवे का। रेक्स वर्सेस हॉलवे, ये था आपका 1628 का, 1628 का मामला है। ठीक है, तो इस मामले में क्या हुआ कि एक उद्यान के रखवाले ने एक लड़के को स्वामी की जो एक मतलब एक जो चौकीदार होता है, जो गार्ड होता है, वो क्या करता है कि एक लड़का है जो लकड़ियां चोरी करता हुआ रहता है, तो उसको पकड़ लेता है और लड़के को घोड़े की पूंछ से बांध देता है और बहुत मारता है। अब अचानक क्या होता है, घोड़ा बिदक जाता है या भड़क जाता है। ठीक है, और वह लड़के को लेकर क्या घसीटने लगता है, क्योंकि वो पूंछ से बंधा रहता है। और इस जब वो घोड़ा दौड़ता है तो मतलब इधर उधर दौड़ता भागता है, तो इस एवरेज में क्या होता है कि लड़के का कंधा टूट जाता है और उस वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पे जो अभियुक्त ने काम किया था कि जो अभियुक्त का कार्य था कि वो अपनी संपत्ति को बचाने के लिए लड़के को क्या को जो पकड़ा, मतलब वो अब स्वामी की लकड़ी लोग को बचाने के लिए। ठीक है, कि जो उसकी जो लकड़ियां थी, ठीक है, उसको बचाने के लिए उन्हें कार्य तो सही किया था, लेकिन यहाँ पे क्या किया उसने, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिलंघन कर दिया या उल्लंघन कर लिया। ठीक है, तो इस आधार पे क्या हुआ, उसको दोषी माना गया। फिर हम यहाँ स्पष्टीकरण देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक होने के नाते किए गए या किए जाने के प्रयासित कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता, जबकि वह यह ना जानता हो कि यह विश्वास करने का कारण ना रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है। तो ये किन बातों को बता रहा है कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किया गया या किए जाने के लिए प्रयासित कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि ये लोक सेवक नहीं है और ऐसे में अगर वो अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो सही होगा। फिर दूसरा क्या है कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के लिए प्रयासित किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता, जब तक कि वह यह ना जानता हो कि विश्वास करने का कारण ना रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा है, या जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन ना कर दे जिससे वह अधीन वह कार्य कर रहा है, या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है तो है, तो जब तक वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर पेश ना कर दे। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ आ गई होगी करीबन करीबन। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। हम लोगों ने आज क्या क्या ध्यान दिया, 98 में पढ़ा था। ठीक है, कि 98 में बताया गया कि आपके ऐसे कार्यों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार जो विकृत चित्त हो। ठीक है, कि उन लोगों के लिए जो विकृत चित्त है, जो अपने जिस कार्य की परिस्थिति को समझने से परे हैं। ठीक है, और हमने धारा 99 में पढ़ा कि उन परिस्थितियों के बारे में, कि उन सीमाओं के बारे में, उन अपवादों के बारे में जिसके तहत आपको कोई भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिल जाता। तो इसमें जो आपने दृष्टांत पढ़ा, इसके जो उदाहरण देखे हमने और केसेस के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया, और इसमें स्पष्टीकरण के तहत देखा कि यदि आपको लोक सेवक होने का आपको ऐसा विश्वास ना हो, ठीक है, तो आप उसका प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को आप प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये चीजें? ठीक है सर, हो गए मेरी तरफ से।